अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है 10th क्लास की बुक जो न्यू बुक आई है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। और चैप्टर का नेम जो है वो हमारे पास टॉपिक जो है वो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में देखिएगा कि मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप हुज एलिमेंट्स एंट्रीज आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमारे पास जो एंट्रीज़ होंगी वो सारी की सारी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगी। आगे जाके हम थोड़ा सा आगे इसको भी एलेबोरेट करेंगे कि एलिमेंट्स और एंट्रीज़ क्या होती हैं। और दूसरा वो जो है वो उसने ये कहा है कि इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इन रोज़ एंड कॉलम्स। अब ये रो एंड कॉलम क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफली जो है वो बताती हूँ कि हमारे पास जो है वो ये जो मैट्रिक्स है वो, ये देखिए इसकी फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी कि हमारे पास ये जो कुछ लिखे हुए हैं उन्होंने, ये जो है वो, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बी और सी और डी ई एफ कुछ मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। इसकी फॉर्मेशन उससे बताई हुई कि रेक्टेंगुलर की फॉर्म में दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों साइड पे, और इसमें जो है इसका नेम जो है वो कैपिटल लेटर से इंडिकेट होता है और बीच में इसके जो है इक्वल का साइन आता है। अब हम चलते हैं इसके रो एंड कॉलम की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रो एंड कॉलम में क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। तो रो की डेफिनेशन में वो ये कहता है कि एंट्री और एंट्रीज रिटन इन द हॉरिजेंटल लाइन, हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन में लिखे जाने वाले नंबर्स होंगे, जैसे कि ये मैं एक लाइन यहाँ पे इंडिकेट करके आपको दिखाती हूँ, ये जो नंबर लिखे जाने वाले हैं ये रो को इंडिकेट करते हैं। और एंट्रीज़ जो हैं वो अगर वर्टिकल फॉर्म में लिखी गई हैं, ये इस तरह ये लिखी गई जाने वाली एंट्रीज़ जो है ये हमें कॉलम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसने बताया भी हुआ है कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये जो है ये हमारे पास, ये देखें ये रो 1 के बारे में बताया हुआ है कि 2 3 5 7, ये जो है ये 2 3 5 7 1 जो है रो 1 है, 1 5 3 2 ये रो 2 है हमारे पास, और 9 1 8 4 जो है वो रो 3 है। और वर्टिकल फॉर्म में जो लिखे हुए हैं ये, जैसे कि ये 2 1 9 है, 3 5 1 है, और ये इस तरह की फॉर्म में जो हमारे पास लिखे गए हैं 3 7 8, ये जो है ये वर्टिकल फॉर्म में, तो ये इसके कॉलम है। रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में तो हमें पता चल गया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखे जाने वाली एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास रो को इंडिकेट करती हैं, और जो वर्टिकल फॉर्म में लिखे जाने वाले जो नंबर्स होते हैं वो एंट्रीज जो होती हैं वो हमें कॉलम को इंडिकेट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं इसके जी एलिमेंट एंड एंट्रीज़। मैंने आपको बताया था जैसा कि हम एलिमेंट और एंट्रीज़ के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसका हेडिंग दी हुई है, एलिमेंट्स और एंट्रीज़ क्या होती हैं। किसी ये मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है हमारे पास, ए 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो ये तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो किसी भी मैट्रिक्स के जो है वो एंट्रीज़ या एलिमेंट कहला जाते हैं। जो भी हमारे पास अंदर मवाद दिया होता है उसको मैथमेटिकल नंबर्स में दिया हुआ है या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है, स्मॉल लेटर्स के अंदर दिया हुआ है, वो सारे के सारे हमारे पास एंट्रीज़ होती हैं। और कैपिटल लेटर जो है वो इसका हमेशा नेम को इंडिकेट करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके ऑर्डर की तरफ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर और साइज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। If a matrix A has m number of rows and n number of columns, then the order of the size of the matrix A is m by n. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रेज़ करना चाहती हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले m आता है और पढ़ते हुए, और बाद में n आता है। तो m और n के इंडिकेशन नाम देने का जो मकसद था वो यही था कि जब हम m प्रोनाउंस करेंगे तो देयर शुड बी द नंबर ऑफ़ रोज़, यानी कि हम ऑर्डर लिखते हुए सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखेंगे, देन हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले लिखेंगे। और इसकी फॉर्मेशन में भी देखें, जब उसने लिखा है m बाई n तो उसने m बाई n लिखा है। m इज़ द रिप्रेजेंट इन द डेफिनेशन के अंदर उसने इंडिकेट कर दिया कि m जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ है और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। और अगर हमें उसने एग्जांपल एक दी हुई है मैट्रिक्स b की 5 1 0 9 2 3 एंड 0 1 2 के साथ, ये एंट्रीज दी हुई हैं। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हुई है मैं इसको इंडिकेट करके बताती हूँ। ये 1 रो है, ये सेकंड रो है, एंड दिस इज़ द थर्ड रो, तो 3 रोज़ हैं। और अगर हम लोग इसके कॉलम्स की तरफ देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ़ रोज़ एंड 3 कॉलम्स है। अब ये बाय चांस उसने ऐसा मैट्रिक्स ले लिया जिसमें हमारे पास ऑर्डर सेम ही है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। अगर हमारे पास कुछ और ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना भी होते, जैसा कि यहाँ पे अगर हम ऊपर चलते हैं, ये अभी हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा था, ये देखें इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो हम इसको 2 बाय 3 लिखेंगे, ठीक है।
तो इसमें हम जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और साइज़ लिखने का पैटर्न ये है, और किसी भी जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हम उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के साथ बताते हैं। ये तो हो गया जी हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो नाउ वी आर कम टू द डिस्कस अबाउट द इक्वल मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द इक्वल मैट्रिक्स? अब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं पहले, कि ट्रू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। उसने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आर द सेम ऑर्डर एंड द क्रॉस बॉन्ड एंट्रीज आर द सेम। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जी हमारे पास दो जो मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे ए और बी उसने गिवन है। उसने कहा कि सबसे पहले उसके अंदर कंडीशन नंबर 1 इज़ कि आपके पास इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिएगा ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2 है और बी का भी 2x2 है हमारे पास। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उसने ये लिख दिया है 4 - 2। तो 4 - 2 सॉल्व होकर हमें एक ही एंट्री देगा विच इज़ 2। एंड अब यहाँ पे उसने 4 - 6 लिखा है, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके पास एक ही एंट्री है जो कि 4 - 2 6 होने के बाद आपको -2 आंसर देगा। अच्छा जी, ये तो क्लियरफाई हो गया। अब ये देखिएगा कि हमारे पास ऑर्डर तो सेम है, 2x2, ए का भी 2x2 है, बी का भी 2x2 है। तो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इनकी क्रॉस बॉन्ड एंट्रीज या एलिमेंट्स क्या होते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिएगा ये 2 लिखा हुआ है, तो इसके क्रॉस बॉन्ड एंट्रीज में यहाँ पे 4 को 2 में से माइनस करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। यहाँ पे 3 है तो ये वाला 3 भी सेम होगा, ये वाला जो 4 है ये इस 4 के साथ सेम होगा, और ये -2 इस, यानी कि इस तरह से हमारे पास क्रॉस बॉन्ड एंट्रीज भी सेम हों। अगर हमारे पास क्रॉस बॉन्ड एंट्रीज भी सेम होंगी और हमारे पास इसका ऑर्डर भी सेम होगा, देन वी सेड बी दैट के बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब चलते हैं जी हम एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज में देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसने जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ़ द रोज़ एंड नंबर ऑफ़ द कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। अब हमने इसका ऑर्डर बताना है, यानी कि हमारे पास हर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। चलें जी, ये जो है हमारा जो है वो आ गया है इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ज़रा देखिएगा हमारे पास जो है वो ठीक है, हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी राइट द नंबर ऑफ़ द रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखते हैं इसको, तो ए में जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। बी सेट में देखें हमारे पास जस्ट ओनली वर्टिकल में एक ही कॉलम दिया हुआ है, और इसके 3 ये देखें 1 2 एंड 3 रोज़ हैं हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास एक एंट्री अगर फर्स्ट पोजीशन पे दी हुई है तो वो रो 1 कंसीडर होगी। आपने ये देख के परेशानी हो जाना कि जी सिर्फ 3 दिया हुआ है तो रो कैसे बना। जी रो हॉरिजॉन्टली लिखी हुई वैल्यू है, तो ये रो 1 कंसीडर होगी, 4 वाली रो 2 कंसीडर होगी, 7 वाली रो 3 कंसीडर होगी, और ये हमारे पास 3 रोज़ और 1 कॉलम में इंडिकेट करेंगे। अब ज़रा इस पर आ जाएँ जी, सी वाले की तरफ आ जाएँ, तो हमारे पास ये 1 रो तो कंसीडर हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये 3 कॉलम दे रहे हैं, 8 -10 एंड 11, ये 3 कॉलम है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या है, ये जो है वो 1 रो एंड 3 कॉलम्स हैं। इसमें हमारे पास हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है डेफिनेशन के थ्रू कि हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, और इसके अंदर जो है वो हमें दिया हुआ है कि जी ई के अंदर जो देखा जाए कि हमारे पास 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि आपने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने हैं। नाउ वी आर कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे तो जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो सिर्फ हमने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स अलग अलग लिख के बता दिए। यहाँ पे देखिएगा उसने ऑर्डर लिखा है, हमें उसने ऑर्डर की फॉर्म में लिख के बताया है कि 2/1, यानी कि हमारे पास 2 रोज़ एंड 1 कॉलम है। बी में देखिएगा 1 रो है एंड 2 कॉलम है। स्पेसिफिक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिस्कस करेंगे या नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को डिस्कस करेंगे, शुड बी राइट ऑन द रो नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद हम चलेंगे सी की तरफ। तो ये हमारे पास ऑर्डर है 2/2 के साथ है। डी में देखें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। ई के अंदर जो है वो 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। उसने लिख दिया है, ये देखिए लिखा हुआ है उसका आंसर कि जी हमारे पास 3/2 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद आ जाए जी, हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो है वो जो थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी
जी, अब हम चलते हैं इसके जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसने हमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो मैट्रिक्स जो है वो हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि हमारे पास अगर इनके ऑर्डर सेम हो और इनकी क्रॉसपोर्ट एंट्री सेम हो तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिएगा ज़रा कि ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 2x2 ऑर्डर के साथ है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक है, 2x2 ऑर्डर है। तो ढूंढ लेते हैं कि कोई और कौन सा मैट्रिक्स है जिसके जो है वो एंट्रीज जो है वो 2x2 हैं। तो ये जो मैट्रिक्स एफ आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो मैट्रिक्स एफ नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखिएगा, ये हमारे पास जो है वो सॉल्व करने के बाद 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 3 एज इट इज़ आया है, 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा और 1। तो ये बिल्कुल सेम जो है ना, ये ए मैट्रिक्स की तरह का ही है। ये जो सेम है ये हमारे पास मैट्रिक्स ए की तरह का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो एफ़ के इक्वल है। बी मैट्रिक्स को देखते हैं तो ये हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है जी कि 7 9 और -7 है। तो इसका ऑर्डर जो है वो 2x1 है। तो हमारे पास जो डी मैट्रिक्स देखिएगा ज़रा, कि डी मैट्रिक्स में भी हमारे पास सॉल्व होने के बाद 5 और 4 को ऐड करेंगे और 8 को और 1 को सॉल्व करेंगे, -8 और +1 को, तो -7 आएगा। तो इसके हमारे पास ऑर्डर तो हमारे पास सेम है, 2 रोज़ एंड 1 कॉलम है। और यहाँ पे 2 रो, डी मैट्रिक्स में भी हमारे पास 2 रो और 1 कॉलम है और इनकी क्रॉसबॉन्ड एंट्रीज़ भी सेम हो गई हैं। तो हम लिहाजा कह सकते हैं कि हमारे पास बी और डी जो है वो इक्वल है। उसके बाद आता है सी मैट्रिक्स हमारे पास। सी में देखिएगा कि इसको सॉल्व करके उन्होंने साथ ही सॉल्व कर दिए, ये देखिए सॉल्व हुआ है, ये मैंने साथ ही इसको सॉल्व कर दी। 3 क्रॉस 2 करेंगे तो 6 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और ये 3, ये जो है ना ये हमारे पास जो है वो बनता है 6 1 4 2 एंड 8 1। और इसका जो ऑर्डर है वो जाएगा जी हमारे पास, इसका ऑर्डर है जी 3x2। तो 3x2 वाला जो मैट्रिक्स है वो देखें ई मैट्रिक्स है और इनकी जो क्रॉसपॉन्ड एंट्रीज़ भी हैं वो देखें बिल्कुल सेम है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि जी हमारे पास ई और सी जो है ये भी इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था वो 3 था, जिसमें हमने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं जी इसके मैट्रिक्स उसकी तरफ, उसकी तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि हमें वो अब ये जो है ये सॉल्व करने वाले हमारे क्वेश्चंस हैं। इसमें इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए हमें शो हो रहा है कि ये जो है वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। इसको थोड़ा सा हम ये देखें, इक्वल मैट्रिक्स है, हमारे पास वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, हमारे पास वो a + 2 c - 1 b - 1 और d + 4 दिया हुआ है। और क्रॉसबोर्ड एंट्रीज़ में हम देखें तो 5 8 6 1 दिया हुआ है। तो क्रॉसबोर्ड एंट्रीज़ में हमने इसको 2 को इसके साथ 5 के साथ इक्वल कर लिया है। ये देखें इसमें 2 + 5 इक्वल कर दिया है, c - 3 को 8 के साथ इक्वल, क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशन उसने बता दी है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इक्वल में हमारे पास ये ऑर्डर भी सेम है इसका, और लिहाजा हम ये मानने के तैयार हो जाते हैं कि जिसकी क्रॉसवर्ड एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो हम हर एंट्री को, दोनों मैट्रिक्स की एंट्री को इक्वल कर रहे हैं। b - 1 = 6 है और d + 4 = 4 है। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकालने के लिए उसे कहा था कि हमें a b c और d की वैल्यूज़ निकालिएगा। तो यहाँ पे a b c d की वैल्यूज़ निकालने के लिए अब देखिएगा कि हमारे पास जो है वो देखा जाए तो हमारे पास जो है वो ए को सॉल्व करेंगे तो 2 जो है वो 5 के साथ जाके ऐड माइनस होने के बाद हमें जो ए का आंसर 3 देता है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इस लेवल पे आपको आती है, नहीं आती तो मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। अगर आपको नहीं इसकी सोल्यूशन की समझ नहीं आएगी तो बता दीजिएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दूँगी। 8 में से 3 को माइनस करें, 8 है और c - 3 = 8 है, तो 3 उधर जाएगा 8 के साथ तो वो प्लस हो जाएगा, तो 11 बनाएगा। और b - 1 = 6 है, तो 1 उधर जाके जो ऐड होकर 7 बनाता है और 4 - 4 जो है वो 0 बनाएगा। तो a b c d के ये हमारे पास जो है वो आंसर्स आ गए। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो इसको आप इसका सलूशन अगर लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ये सलूशन जो है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिएगा कि हमारे पास 2x + 1 4 7 और 5 ये एंट्रीज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स की हैं। उसके इक्वल में हमारे पास 9 4 7 और y है, और फाइंड करने के लिए वो कह रहा है कि हमें x और y जो है वो फाइंड करना है। x और y फाइंड करने के लिए फिर वही प्रोसेस किया है जी हमने कि इन दोनों की एंट्रीज़ को सेम कर लिया है। 2x + 1 = 9 कर दिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे
ये देखिएगा। और इसको सॉल्व करते हुए हम जब 1 को 9 के साथ लेके गए तो माइनस हुआ है, और 2 इधर मल्टीप्लाई और एक्स इधर आके डिवाइड होके इसने हमें एक्स का आंसर जो है वो 4 दे दिया है। और वाई इज़ बट डायरेक्ट हम क्रॉस मॉड एंट्री ले ली है, तो वाई इज़ इक्वल टू 5 है। इसमें किसी किस्म की सोल्यूशन की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही सेम प्रोसेस होगा जी। क्रॉस बॉन्ड एंट्रीज़ को इक्वल करना है और ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। A प्लस बी को इज इक्वल टू 10 लिया है हमने, और 2A माइनस 1 इज इक्वल टू 5 ले लिया है यहाँ पे, और 3B प्लस 2 को 11 लिया है, और 4 इज इक्वल टू C है। तो 4 का आंसर तो एग्जैक्ट हमारे पास आ गया है। और यहाँ से A का आंसर भी सॉल्व करके उन्होंने निकाल दिया है। A का आंसर भी निकाल दिया है उसने जी। कहा है जी कि हमारे पास 2A माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है, तो 1 उधर जाके ऐड होकर 6 आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू हमारे पास 3 बचता है। उसके बाद है 3B प्लस 2 इज इक्वल टू 11 है, तो 2 उधर जाके जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 9 देगा। 3 डिवाइड होके तो B का आंसर 3 आ जाएगा। C ऑलरेडी हमारे पास इक्वल में आ रहा है। और यहाँ पे जो A की वैल्यू आई थी 3, वो A की वैल्यू यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट की है, और 3 प्लस B इज इक्वल टू 10 बन गया है, और 3 उधर जाके माइनस होके हमारे पास B का आंसर जो है वो 7 आया। तो गिवन आंसर जो है हमारे पास आ गए हैं, वो आया है A का 3 आया है, B का जो है वो 3 आया है, C का 4 आ गया है, और B का आंसर हमारे पास 7 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिएगा तो हमारे पास P और Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, और P प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 है, और P माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें उसने क्या किया है, हमारे पास P प्लस क्यू जो है वो इज इक्वल टू 6 ले लिया है, और P माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0 में उसने क्या किया है कि जी P की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, जो कि 2Q उधर ले गया, और 2Q को हमने इसके अंदर पुट कर दिया है। P की वैल्यू को पुट किया है 2Q इज इक्वल टू, इसमें पुट किया है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। उसने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर P की वैल्यू पुट की है, जो कि 2Q आई है। तो ये दोनों Q के नंबर्स आ गए हैं, तो Q का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। आपने ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है कि आपने निकालना है एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालें, और उसी वेरिएबल का को आप दूसरे वेरिएबल इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास वो रेलिवेंट वैल्यू जो आ जाएगी। और इस तरह से Q के वैल्यू को लिया है और किसी एक इक्वेशन में डाल दिया है उन्होंने, तो हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई है। इसी में डाल दिया 2Q जो हमने आंसर निकाला था, उसी के अंदर डाल के Q की वैल्यू को हमने P का आंसर निकाल लिया। तो ये जी है हमारी जो है वो 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इसका जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये हमारे पास एक फुल फ्लैज जो है वो ले लीजिएगा। और ये जो है आप 3.1 है। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दोबारा रिसेंड कर दूँगी। और दूसरा, आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट जो है फर्दर अब अपने 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिए इंशाल्लाह, तो डेली बेसिस पे हम इसके इंट्रोडक्शन और इसकी सारा मटेरियल और इसकी सारी एक्सरसाइज, इसके सोल्यूशन, इसके नोट्स मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप चैनल को फॉलो भी करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को पे क्लिक करें, ताकि आपको रैंडमली जैसे भी वीडियोज़ आती जाएँ तो आप उसको आपको मिलती जाएँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।